नमस्कार मित्रों, विवेकानंद कोचिंग की तरफ से चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जो है हम भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है जी, तो आइए इस टॉपिक पर आगे हम चर्चा करते हैं। नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि इसके नामों से हमें उल्लेखित हो रहा है, तो देखिए नीति कौन बनाती है? सरकार। नीतियों का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है और सरकार को निदेशक का मतलब है निर्देश कौन देता है? तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है यह सरकार को लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए क्या देते हैं? निर्देशन करते हैं, डायरेक्शन करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो निदेशक है ये किसका काम करेंगे? सरकार के लिए डायरेक्शन का काम करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपने मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे संविधान के भाग 3 में, ये है नागरिकों के लिए होते हैं और नीति निर्देशक तत्व जो है वह सरकार के लिए होते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य को किस प्रकार से स्थापित किया जाए इसका निर्देशन इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से किया जाता है। ठीक जी, नेक्स्ट आगे हम चर्चा करें तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ठीक जी, तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। कहां से कहां तक नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित किए गए? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करें कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह कहां से लिए गए, तो इसके विषय में हमने पूरा डाटा तैयार किया हुआ है, उसे देखते हैं। तो देखिए भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है जी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 जो था वह जारी किया गया और इसके अंतर्गत जो है वह है निर्देशों के उपकरण। निर्देशों के उपकरण उल्लेखित किए गए। ठीक है जी, ये जो निर्देशों के उपकरण थे वर्तमान समय में हमारे जो नीति निर्देशक तत्व ये सरकार के लिए निर्देशन या डायरेक्शन देने का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ब्रिटिश भारत में जो था उन भारत शासन अधिनियम 1935 में निर्देशों के उपकरण जो थे वो उस समय के जो वासराय होते थे उन वासरायों को क्या करते थे? नीति निर्माण के लिए उनके लिए निर्देशों का आधार तैयार करते थे। ठीक है जी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में निर्देशों के उपकरण उल्लेखित किए गए थे। हमारी जो संविधान सभा गठित हुई थी उस संविधान सभा के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किया गया और इस तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 से जो उल्लेखित किए गए थे निर्देशों के उपकरण, इनको नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान में क्या किया गया? शामिल किया गया। लेकिन बात कहां पर आती है जी? भारत शासन अधिनियम 1935 में निर्देशों के उपकरण कहां से लिए गए थे?
तो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ये जो निर्देशों के उपकरण थे इनको आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है जी, आगे बात करें आयरलैंड के अंतर्गत ये नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए थे? स्पेन से लिए गए थे। कहां से लिए गए थे? स्पेन से लिए गए। अब यहां पर एक चीज और सुनना, सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख यदि पूछा जाता है विश्व के किस संविधान में उल्लेखित किया गया था, तो आयरलैंड के संविधान में जो था वह है आयरलैंड का संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 45। यहाँ याद रखना, मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आयरलैंड के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड के संविधान में उल्लेखित किए गए। तो सबसे पहले विश्व में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान में? आयरलैंड के संविधान में उल्लेखित किए गए। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45 में। मैंने कहा कि आयरलैंड में ये नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए थे? स्पेन से लिए गए थे, लेकिन स्पेन के संविधान में इनका कोई भी उल्लेख नहीं था। ठीक है जी, अब बात आती है कि प्रश्न आए कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। ठीक है जी, तो मेन जो आधार होगा अपना वो कौन सा होगा? आयरलैंड होगा, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में निर्देशों के जो उपकरण थे वो कहां से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। इसलिए भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वह कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न आए कि आयरलैंड में कहां से लिए गए थे? तो स्पेन से। ठीक है जी, यदि आयरलैंड हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न आता है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किए गए थे? तो तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश के आधार पर क्या किए गए थे? नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति, जैसे हमने मूल अधिकारों की प्रकृति के विषय में बात की थी, तो मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? निषेधात्मक होती है। ऐसे ही ये जो अपने नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनकी प्रकृति आदर्शात्मक होती है। कैसी होती है? आदर्शात्मक प्रकृति स्वरूप लिए हुए हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है सर, नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका जो संविधान में शामिल किया गया था तो इनका उद्देश्य क्या था इनको संविधान में शामिल करने का? तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को स्थापित करने के लिए नीति निर्देशक तत्व जो थे वो क्या किए गए? शामिल किए गए। इसके विपरीत मौलिक अधिकार जो हमने भाग 3 में पढ़े थे जिनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया, जिन पर हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं, जो अपने मौलिक अधिकार होते हैं उनका उल्लेख संविधान में किया गया था, और जो मौलिक अधिकार हैं वह है राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। इसके विपरीत जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या किए गए? शामिल किए गए। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे हम चर्चा करें, चलिए जी आगे बात करते हैं जो अपने नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक अधिकार है। तो बात करें जो मौलिक अधिकार होते हैं यह बाध्यकारी होते हैं। यदि मौलिक अधिकारों का
किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन होता है, हमने भाग 3 में आपको बताया था, तो अनुच्छेद 32 के तहत हम कहां जा सकते हैं, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के तहत हम कहां पर याचिका लगा सकते हैं, एससी में यानी कि हाई कोर्ट में। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं यह बाध्यकारी होते हैं, लेकिन नीति निदेशक तत्व यह बाध्यकारी नहीं होते। क्या नहीं होते, ये बाध्यकारी नहीं होते, यानी कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते। यदि सरकार इनको प्रोवाइड नहीं कराती है तो कोई भी नागरिक न्यायालय में इनकी मांग नहीं कर सकता। ये एक मेजर अंतर होता है, यानी कि मौलिक अधिकार क्या होंगे, बाध्यकारी होते हैं, और नीति निदेशक तत्व जो है यह बाध्यकारी नहीं होते। ठीक है जी। आगे जो है वह जब अपना ये टॉपिक समाप्त होगा तो हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार नीति निदेशक तत्वों में पर्याप्त क्या अंतर होता है। कई सारे अंतर होते हैं और इन दोनों में से जो है वह है, यदि मामला इन दोनों के सामने न्यायालय के समक्ष आता है तो इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ माना जाएगा, नीति निदेशक तत्व या मौलिक अधिकार। इसके विषय में हम तब चर्चा करेंगे जब अपनी नीति निदेशक तत्व सभी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो उस विषय पर हम तब चर्चा करते हैं। न्यायालय में कई वाद हुए थे और उन वादों में क्या क्या निर्णय दिए गए थे उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए सबसे पहले हम नीति निदेशक तत्वों को देखते हैं, एक एक करके अनुच्छेदों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपना जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, और अनुच्छेद 36 के अंतर्गत जो है वह है राज्य शब्द को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। यहां पर एक चीज ध्यान रखने योग्य क्या है, हमने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, मौलिक अधिकारों का हमने आपको अनुच्छेद पढ़ाया था 12, वहां पर भी हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो पहला प्रश्न तो यही आएगा कि यदि प्रश्न आए कि राज्य शब्द की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, और ऑप्शन में आपको अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12 दोनों ही देखने को मिलते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनुच्छेद 12 होगा, क्योंकि मूल रूप से जो अपना राज्य शब्द है उसे कहां पर परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 36 में यह उल्लेखित भी किया गया है कि यहां राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। जैसा कि आपको याद होगा, याद नहीं है तो अपनी पिछली क्लास देख लेना, जहां पर हमने आपको अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा बताई थी। सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त या अनुदान प्राप्त प्रत्येक संस्थान क्या कहलाएगी, राज्य कहलाएगी। साथ ही साथ ये भी आपको बताया था कि और कौन कौन राज्य में शामिल होंगे, इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो अनुच्छेद 36 में क्या उल्लेखित किया गया है, अनुच्छेद 36 में उल्लेखित किया गया है कि राज्य शब्द जो है, यहां राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट अगला आता है अपना अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में उल्लेखित किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है। क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राज्य जब भी नीतियों का निर्माण करेगा तो वह नीतियों का निर्माण
इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर करेगा। ये अपेक्षा की जाती है कि राज्य के द्वारा जब भी नीतियों का निर्माण किया जाएगा तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर के नीतियां सरकार के द्वारा जो है वो निर्मित की जाएंगी। तो अनुच्छेद 37 क्या उल्लेखित करता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राज्य या सरकार जब भी नीतियों का निर्माण करेगी तो वह इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख करके अपनी नीतियों का निर्माण करेगी। ये था अपना अनुच्छेद 37। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद आता है अपना 38, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 38 में उल्लेखित किया गया है कि राज्य जो है वह नीतियों का निर्माण इस प्रकार से करेगा जिस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, इन्हीं तीनों शब्दों का उल्लेख हमने आपको जब प्रस्तावना को उल्लेख किया था, हमने बताया था कि प्रस्तावना में जो है वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्यायों का उल्लेख किया गया। 3 प्रकार के न्याय आपको हमने बताए थे। हमने वहां पर आपको यह भी बताया था कि इनका उल्लेख प्रस्तावना के अलावा कहां पर किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत भी इनका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है जी। तो अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य जो है वह नीतियों का निर्माण इस प्रकार करेगा जिस प्रकार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्यायों की क्या हो सके? प्राप्ति हो सके। बात समझ में आई जी? ठीक है जी। इसके बाद अगला जो अपना अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। अगला है अपना अनुच्छेद 39, 39। अनुच्छेद 39 के विषय में अनुच्छेद 39 में 6 प्रावधानों का उल्लेख किया गया। कितने प्रावधान है जी? 6 प्रावधान है। एक एक करके हम इन 6 प्रावधानों पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 39 का पहला प्रावधान क्या कहता है? अनुच्छेद 39 का पहला प्रावधान कहता है कि राज्य स्त्री व पुरुषों को, स्त्री व पुरुषों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा, समान अवसर कराएगा। अनुच्छेद 39 में 6 प्रावधान है जिसका पहला प्रावधान क्या उल्लेखित करता है कि राज्य स्त्री व पुरुषों को आजीविका के यानी कि जीवन यापन के समान अवसर क्या कराएगा? उपलब्ध कराएगा। अगला जो आता है अपना अनुच्छेद 39(2) में जो प्रावधान उल्लेखित किया गया वो क्या क्या है कि राज्य जो है वह है भौतिक व मानवीय संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा जिस प्रकार से अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। तो दूसरा प्रावधान क्या है? राज्य भौतिक व मानवीय संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से करेगा? जिस प्रकार से अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। ऐसा नहीं हो कि भौतिक व मानवीय संसाधन किसी क्षेत्र विशेष में ही अधिक विकसित हो जाएं और उसी क्षेत्र विशेष के लोगों को इसका अधिक से अधिक फायदा हो। तो राज्य जो है वो भौतिक व मानवीय संसाधनों का आवंटन कुछ इस प्रकार से करेगा जिस प्रकार से अधिकतम लोगों का क्या हो सके?
कल्याण हो सके। अनुच्छेद 39 में तीसरा प्रावधान क्या उल्लेखित करता है? राज्य आर्थिक संसाधनों का, आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे उनका केंद्रीयकरण ना हो सके। क्या नहीं हो सके? केंद्रीयकरण। अपने जो आर्थिक संसाधन हैं राज्य के द्वारा उनका आवंटन इस प्रकार होगा जिससे उनका केंद्रीयकरण ना हो सके। समाज के किसी विशेष वर्ग, कोई लोगों को ही उन आर्थिक संसाधनों का फायदा नहीं होना चाहिए। समाज के सभी वर्गों को आर्थिक संसाधनों का क्या होना चाहिए? फायदा होना चाहिए। तो राज्य के द्वारा जो है वह आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाएगा जिससे उनका केंद्रीयकरण ना हो सके। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे हम चौथे प्रावधान पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। और ये चौथा जो प्रावधान है वो है कई परीक्षाओं में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है। और वो प्रावधान क्या है? चौथा प्रावधान, राज्य जो है वह है स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाएगा। तो चौथा प्रावधान क्या उल्लेखित करता है कि राज्य स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाएगा। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 39 में। और 39 का भी कौन सा उपबंध है? चौथा उपबंध। चौथे उपबंध में उल्लेखित किया गया है कि राज्य स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पांचवा प्रावधान क्या उल्लेखित करता है? पांचवें प्रावधान में उल्लेखित किया गया है कि राज्य स्त्री व पुरुषों को ऐसे कार्य करने से रोकेगा जो उनके स्वास्थ्य के लिए क्या हो? हानिकारक हो। राज्य अपने नागरिकों को यानी कि स्त्री व पुरुषों को ऐसे कार्य करने से प्रतिबंधित करेगा जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों। ठीक है जी। तो राज्य के द्वारा स्त्री व पुरुषों को ऐसे कार्य करने से रोका जाएगा जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों या उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों। अंतिम प्रावधान, छठवां प्रावधान जो है अनुच्छेद 39 में किया गया वो क्या है? राज्य, ठीक है जी, बच्चों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे वो क्या करें? अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। ठीक है जी। तो राज्य के द्वारा बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे वे अपने व्यक्तित्व का क्या कर सके? विकास कर सकें, विकास कर सकें। तो राज्य के द्वारा बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत 6 उपबंधों का उल्लेख किया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट अपना आगे जो अनुच्छेद आता है नीति निर्देशक तत्वों में, वह कौन सा है जी? अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A के बारे में जाने तो इसमें क्या उल्लेखित किया गया है? राज्य जो है वो नागरिकों के लिए निःशुल्क न्याय एवं निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता
उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 39A में उल्लेखित किया गया कि राज्य नागरिकों को निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता क्या करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। ये जो अनुच्छेद 39A है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है जी। अनुच्छेद 39 में क्या उल्लेखित किया गया? सबसे पहली बात, राज्य नागरिकों को निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। ठीक है जी। साथ ही साथ अनुच्छेद 39 कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है जी, अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया। नेक्स्ट आगे बात करें निःशुल्क न्याय। ऐसा नहीं है कि संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया कि निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी तो नागरिकों को निःशुल्क न्याय प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है जी। ये केवल संविधान में प्रावधान किया गया तो इसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे? कानून भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा 1987 में NLSA नलसा एक्ट लागू किया गया। निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने क्या किया? 1987 में नलसा एक्ट को पारित किया। ठीक है जी। और इसी नलसा एक्ट के आधार पर जो था वह 3 स्तरों पर 3 संस्थाएं क्या की गई? स्थापित की गई। वो संस्थाएं कौन कौन सी थी उन पर हम चर्चा कर लेते हैं और कौन कौन से स्तर थे। पहला था राष्ट्रीय स्तर, दूसरा था राज्य स्तर और तीसरा था जिला स्तर। तो 3 स्तरों पर 3 संस्थाओं की स्थापना की गई। पहली कौन सी थी? NLSA नलसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। कौन सा था? इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है जी। जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो नलसा एक्ट 1987 में क्या किया गया? पारित किया गया। उसी के आधार पर 3 संस्थाएं स्थापित की गई। राष्ट्रीय स्तर पर की गई नलसा की स्थापना जिसे हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा था अपना राज्य स्तर, इसके लिए जो था वो सलसा, जिसे हिंदी में कहते हैं हम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो राज्य स्तर पर सलसा की स्थापना की गई और जिला स्तर पर डलसा, DLSA, जिसे हम कहते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो नलसा एक्ट 1987 के माध्यम से 3 संस्थाएं स्थापित की गई। राष्ट्रीय स्तर पर नलसा, राज्य स्तर पर सलसा और जिला स्तर पर डलसा। नलसा, सलसा, डलसा। नलसा राष्ट्रीय स्तर पर, सलसा राज्य स्तर पर और डलसा जिला स्तर पर स्थापित
की गई, जिसके माध्यम से नागरिकों को निःशुल्क एवं विधिक सहायता जो थी वो क्या कराई गई, उपलब्ध कराई गई। यहां पर एक चीज और हम याद रखें, बाई चांस यदि ये प्रश्न आता है कि अपना जो नलसा है उसका संरक्षक कौन होता है, नलसा का संरक्षक, और प्रश्न आए नलसा का अध्यक्ष कौन होता है। दो प्रश्न हैं, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। तो नलसा का जो संरक्षक है, नलसा का संरक्षक एससी के मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया, एससी का मुख्य न्यायाधीश। तो नलसा का संरक्षक जो है वह भारत में कौन होगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो नलसा का संरक्षक होगा। बात करें कि नलसा का अध्यक्ष कौन है, तो एससी का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, एससी का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वह है नलसा का अध्यक्ष होगा। तो प्रश्न दोनों ही अलग अलग है। यदि नलसा का संरक्षक पूछा जाता है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नलसा का क्या होता है, संरक्षक होता है, और यदि नलसा का अध्यक्ष पूछा जाता है तो एससी का या उच्चतम न्यायालय का जो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वह है नलसा का क्या हुआ, अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है जी, ये था अपना अनुच्छेद 39। ठीक है जी, इससे आगे के जो अपने प्रावधान है, आगे के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उन पर चर्चा हम आने वाली अगली क्लास में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये टॉपिक बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। ठीक है जी, और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या होती है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मेरा आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।